आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास गो भाषा पर एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी अध्याय से कुछ नोट्स हैं और आज हम एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की कह सकते हैं एक मानसिक इमारत खड़ी करेंगे, ईट द रीट। बिल्कुल। आज का मिशन है गो का इस्तेमाल करके कॉन्करेंट एप्लीकेशन बनाने की दुनिया को समझना। हम ये पता लगाएंगे कि गो एक ही समय में इतने सारे काम, वो भी इतनी सफाई से आखिर कर कैसे लेता है। और ये सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं है ना? ये इस बारे में है कि आज का सॉफ्टवेयर इतनी तेजी और एफिशिएंसी कैसे हासिल करता है। सही कहा। तो आज की हमारी यात्रा कुछ ऐसी होगी। पहले हम कुछ बुनियादी सिद्धांत समझेंगे, फिर हम अपने वर्कर्स यानी काम करने वालों को काम पर लगाएंगे, उनके बीच बातचीत का एक सिस्टम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि इस पूरी फैक्ट्री से आखिर बनता क्या है। तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नींव से शुरू करते हैं। कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म, ये शब्द सुनने में बहुत एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन नोट्स में जोर देकर कहा गया है कि ये अलग हैं। इसे किसी आसान तरीके से समझा जा सकता है। जरूर। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक सड़क की कल्पना कीजिए जिस पर 2 लेन हैं और गाड़ियां एक ही दिशा में एक साथ चल रही हैं। ये कॉन्करेंसी है। अच्छा। कई काम मतलब कई गाड़ियां एक ही समय में आगे बढ़ रही हैं, भले ही वे ठीक एक ही पल में एक ही जगह पर ना हो। सब अपनी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कई चीजें एक साथ प्रोग्रेस में हैं। तो फिर पैरेललिज्म क्या हुआ? वो इससे अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। पैरेललिज्म का मतलब है कामों का ठीक एक ही पल में होना, मतलब असल में एक साथ एग्जीक्यूट होना। एक साथ? हाँ, जैसे एक उदाहरण है कि जब आप किसी वेबसाइट के लोड होने का इंतजार कर रहे होते हैं और उसी समय एक फाइल भी डाउनलोड पर लगी हो। ये कॉन्करेंसी का एक क्लासिक केस है। ब्राउजर में कई चीजें एक साथ हो रही हैं। बिल्कुल। पेज दिख रहा है, डाउनलोड चल रहा है, शायद आप माउस भी हिला रहे हैं। ये सभी काम एक साथ संभाले जा रहे हैं। समझ गया। और पैरेललिज्म का कोई ठोस उदाहरण जहां चीजें सचमुच एक ही पल में हो रही हों? पैरेललिज्म अक्सर बिग डेटा जैसी समस्याओं में दिखता है। सोचिए आपके पास 1 गीगाबाइट डेटा है और आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं। आप उस बड़े काम को हजारों छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकती हैं और फिर अपने कंप्यूटर के मल्टी कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल करके उन सैकड़ों हिस्सों पर एक ही समय में सचमुच एक ही पल में काम कर सकती हैं। वो है पैरेललिज्म। यहाँ एक कंपनी का भी उदाहरण दिया है जो इसे और भी साफ कर देता है। हाँ, और वो एक शानदार उदाहरण है। सोचिए एक कंपनी में मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं। वे सब अपने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। ये कॉन्करेंसी है। ठीक है। अब इसे और छोटे लेवल पर देखिए। एक कर्मचारी एक दस्तावेज पर काम कर रही है और उसे प्रिंट के लिए भेजती है। जब दस्तावेज प्रिंट हो रहा है तो वो दूसरे दस्तावेज पर काम शुरू कर सकती है। मतलब एक ही समय में कई गतिविधियां प्रोग्रेस में हैं। हाँ, प्रिंटिंग भी और दूसरे दस्तावेज पर काम भी। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं तो कॉन्करेंसी एक तरह का स्ट्रक्चर है कि हम कई कामों को कैसे संभालेंगे, और पैरेललिज्म उस डिजाइन का नतीजा है जब हम असल में कई काम एक साथ कर पाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक एप्लीकेशन कॉन्करेंट हो सकता है लेकिन पैरेलल नहीं, जैसे एक सिंगल कोर प्रोसेसर पर। अच्छा। और वो पैरेलल हो सकता है पर कॉन्करेंट नहीं। या दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई भी नहीं। कॉन्करेंसी में कामों का प्रोग्रेस में होना जरूरी है, जबकि पैरेललिज्म में उनका एक ही समय में चलना। बहुत बढ़िया। तो हमारी इमारत की नींव तैयार है। अब वर्कर्स की बात करते हैं। गो भाषा ये सब कैसे संभव बनाती है? मैंने गो रूटीन्स के बारे में बहुत सुना है। गो रूटीन्स ही गो की असली ताकत है। वे असल में ऐसे फंक्शंस हैं जो अपने खुद के बहुत ही हल्के फुल्के थ्रेड पर चलते हैं। हल्के फुल्के? हाँ, हल्के फुल्के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वे ऑपरेटिंग सिस्टम के पारंपरिक थ्रेड्स के मुकाबले बहुत ही कम मेमोरी और रिसोर्स लेते हैं। आप हजारों, यहाँ तक कि लाखों गो रूटीन्स एक ही प्रोग्राम में चला सकते हैं। लाखों? ये कैसे मुमकिन है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इन लाखों गो रूटीन्स को सीधा संभालता है? ये तो उस पर बहुत ज्यादा बोझ होगा। यही तो गो का असली जादू है। भाषा खुद ही अपने कामों को संभालने की जिम्मेदारी लेती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर बोझ डालने के बजाय। गो का अपना खुद का एक स्मार्ट शेड्यूलर है। अच्छा। ये एक डिजाइन का फैसला है जो इसे अविश्वसनीय रूप से कुशल बनाता है। ये ऐसा है जैसे एक कंपनी अपना खुद का सुपर एफिशिएंट इंटरनल कुरियर सिस्टम बना ले, बजाय इसके कि वो हर छोटे काम के लिए बाहरी डाक सेवा पर निर्भर रहे। तो ये एक तरह से एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसा है। एक ग्लोबल क्यू में सभी प्लेन यानी गो रूटीन्स हैं जो उड़ना चाहते हैं
और ये शेड्यूलर उन्हें अलग अलग रनवे यानी ओएस थ्रेड्स पर भेजता है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले। क्या बात है, बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल वैसा ही है। गो का शेड्यूलर गो रूटीन्स की एक ग्लोबल रन क्यू को मैनेज करता है और उन्हें जरूरत के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स की लोकल रन क्यू में डालता है। और ये सब ऑटोमेटिक होता है। हाँ, और ये एक सहकारी मॉडल पर काम करता है। मतलब गो रूटीन्स खुद ही कंट्रोल छोड़ देते हैं जब वे किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे नेटवर्क से जवाब का। इससे प्रोसेसर का समय बर्बाद नहीं होता। इन नोट्स में कुछ कोड के उदाहरण भी हैं। वे इसे एक्शन में कैसे दिखाते हैं? हाँ, 2 बहुत अच्छे उदाहरण हैं। पहला है अनोनिमस गो रूटीन हाउ डॉट गो। इसमें मेन फंक्शन शुरू होता है और फिर गो कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक फंक्शन को गो रूटीन की तरह लॉन्च कर दिया जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि मेन फंक्शन उस गो रूटीन के खत्म होने का इंतजार नहीं करता है ना। बिल्कुल, वो अपना काम करता रहता है। इसीलिए कोड में टाइम डॉट स्लीप लिखा है। अगर वो ना हो तो मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा और हमें गो रूटीन का आउटपुट कभी दिखेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। पर ये टाइम डॉट स्लीप वाला तरीका तो असली कोड में इस्तेमाल करने के लिए बहुत अजीब लगता है ना? ये तो बस एक जुगाड़ जैसा है। हाँ, ये दिखाने के लिए कि मेन प्रोग्राम इंतजार नहीं करता। असल में इसे ठीक से करने का कोई बेहतर तरीका होगा। वाह, आपने अगला सवाल में से छीन लिया। ये एक बेहतरीन पॉइंट है जो हमें सीधे हमारे अगले टॉपिक पर ले जाता है। लेकिन उससे पहले दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। जरूर। हाँ, दूसरा है GoRoutineExample.go। यहाँ एक शो नाम का फंक्शन है। इसे 2 बार कॉल किया गया है, एक बार GoRoutine के तौर पर और एक बार सामान्य फंक्शन की तरह। और जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों कॉल्स के मैसेज आपस में मिक्स होकर प्रिंट हो रहे हैं। हाँ, जो कॉन्करेंसी का एक जीता जागता सबूत है। दोनों काम एक साथ प्रोग्रेस में हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हजारों छोटे वर्कर्स यानी GoRoutines हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा अराजक भी लगता है। वे एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना कैसे काम करते हैं? उन्हें एक दूसरे तक जानकारी कैसे पहुंचानी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर हमारी इमारत का तीसरा हिस्सा आता है, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी चैनल्स। चैनल्स। अगर GoRoutines अभिनेता हैं तो चैनल्स वे स्क्रिप्ट हैं जिनका वो पालन करते हैं। ये GoRoutines को एक दूसरे के साथ सुरक्षित तरीके से जानकारी शेयर करने देते हैं। तो ये चैनल्स हैं क्या कोई पाइपलाइन जैसी चीज? आप चैनल्स को GoRoutines के बीच जादुई न्यूमेटिक ट्यूब की तरह सोच सकते हैं, जैसे पुराने दफ्तरों में होती थी। अच्छा। एक GoRoutine एक ट्यूब में एक मैसेज डालता है और वो सीधे दूसरे GoRoutine तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है। इनमें डेटा दोनों तरफ से आ जा सकता है और इन्हें चैन कीवर्ड से बनाया जाता है। और इसमें सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि ये सिंक्रोनाइजेशन का काम भी करते हैं। अगर ट्यूब खाली है तो दूसरा GoRoutine सब कुछ रोककर तब तक इंतजार करेगा जब तक कि उसमें कोई संदेश ना आ जाए। और अगर ट्यूब भरी हुई है तो भेजने वाला GoRoutine इंतजार करेगा जब तक कि कोई उसे खाली ना कर दे। ये डेटा रेस जैसी समस्याओं को होने ही नहीं देता। ये गो के डिजाइन का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। इसका कोई असली दुनिया का इस्तेमाल? इन नोट्स में बिग डेटा पाइपलाइन का जिक्र है। हाँ, वो एक परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए आपके पास एक डेटा पाइपलाइन है जिसमें कई स्टेप्स हैं। डेटा लाना, उसे साफ करना, उसे प्रोसेस करना और आखिर में उसे स्टोर करना। और हर स्टेप एक अलग GoRoutine हो सकता है। बिल्कुल। पहला GoRoutine कच्चा डेटा लाता है और उसे एक चैनल के जरिए दूसरे GoRoutine को भेजता है जो उसे साफ करता है। फिर वो साफ किया हुआ डेटा अगले चैनल के जरिए तीसरे GoRoutine को जाता है और ये प्रक्रिया एक असेंबली लाइन की तरह चलती रहती है। क्या बात है। इन नोट्स में कुछ चैनल पैटर्न का भी जिक्र है।
ये क्या कोई डिजाइन टेम्परेचर से? हाँ, ये चैनल्स को इस्तेमाल करने के कुछ आम और बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। जैसे पहला है ब्रॉडकास्ट पैटर्न, मतलब एक से अनेक। एक संदेश को कई लोगों तक पहुंचाना? हाँ, एक इनपुट चैनल से मैसेज लिया और कई आउटपुट चैनल्स पर भेज दिया। और इसका उल्टा भी होगा फिर, अनेक से एक। एक ही आउटपुट चैनल में इकट्ठा करता है। जब आपके पास कई वर्कर गो रूटीन्स होते हैं जो रिजल्ट बना रहे होते हैं और आप उन सभी रिजल्ट्स को एक जगह जमा करना चाहते हैं, तब ये बहुत काम आता है। ये तो सच में बहुत काम की चीज लगती है। और तीसरा पैटर्न? तीसरा है फैन आउट पैटर्न। ये काम को बांटने के लिए है। एक इनपुट चैनल से काम लेना और उसे कई वर्कर गो रूटीन्स में बांट देना जो उस काम को करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये काम को पैरेलल में प्रोसेस करने का एक क्लासिक तरीका है। तो ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? मतलब जब इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हों तो क्या कोड को डीबग करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हाँ, कॉन्करेंट प्रोग्राम्स को डीबग करना पारंपरिक प्रोग्राम से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आपको डेडलॉक जैसी समस्याओं के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन गो के चैनल्स और सिलेक्ट स्टेटमेंट जैसे टूल्स इन चीजों को बहुत आसान बना देते हैं। गो का एक मंत्र है, मेमोरी शेयर करके कम्युनिकेट न करें, कम्युनिकेट करके मेमोरी शेयर करें। चैनल्स इसी फिलॉसफी को लागू करते हैं। ठीक है, तो हमने नींव समझ ली, वर्कर्स को काम पे लगा दिया और उनके बीच बातचीत का सिस्टम भी बना दिया। अब देखते हैं कि इस पूरी फैक्ट्री से क्या तैयार होता है। इन नोट्स में एक बहुत दिलचस्प एप्लीकेशन का आइडिया दिया गया है। हाँ, एक RSS फीड एग्रीगेटर बनाने का आइडिया। सोचिए आपके पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सैकड़ों वेबसाइटों से लिंक लेता है। अगर आप उन्हें एक एक करके एक्सेस करते हैं तो आपको हर वेबसाइट की लोड होने का इंतजार करना होगा, जो कि बहुत धीमा होगा। बहुत ज्यादा। और यहीं पर हमारी सारी मेहनत काम आती है। हम हर लिंक को लाने के लिए एक अलग गो रूटीन लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, वे सभी एक साथ काम करना शुरू कर देंगे। जब कोई गो रूटीन किसी वेबसाइट के जवाब का इंतजार कर रहा होगा तो गो का शेड्यूलर किसी दूसरे गो रूटीन को काम करने का मौका देगा, जिससे एप्लीकेशन बहुत तेज और रिस्पॉन्सिव महसूस होगा। सही कहा। जैसे ही किसी गो रूटीन को डेटा मिलता है, वो उसे एक चैनल के जरिए वापस भेज सकता है, जहां उसे प्रोसेस करके एक RSS फीड बनाया जा सकता है। इन नोट्स में इसे और भी आगे ले जाया गया है, जिसमें यूजर प्रोफाइल और एक सिफारिश सिस्टम भी शामिल है। सही कहा। एक बार आपके पास कंटेंट आ जाए तो आप उस पर और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। यूजर्स अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद बता सकते हैं। और फिर सिस्टम उनके डेटा जैसे उम्र, लोकेशन और रुचियों का इस्तेमाल करके उन्हें नए और दिलचस्प फीड्स की सिफारिश कर सकता है। हाँ, और फिर आप ये भी देख सकती हैं कि वे सिफारिशें कितना अच्छा काम कर रही हैं। क्लिक थ्रू रेट क्या है, यूजर कंटेंट पर कितना समय बिता रहा है, ये सब। और ये सारी प्रक्रिया, डेटा लाना, यूजर प्रोफाइल को प्रोसेस करना, सिफारिशें बनाना, ये सभी ऐसे काम हैं जिन्हें परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कॉन्करेंट तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। बिल्कुल। आखिर में concurrency-app.go नाम का एक कोड उदाहरण भी है जो ठीक यही दिखाता है। वो लिंक्स की एक लिस्ट लेता है, हर एक के लिए एक गो रूटीन लॉन्च करता है, ये चेक करने के लिए कि लिंक काम कर रहा है या नहीं, और फिर रिजल्ट को एक चैनल के जरिए वापस भेजता है। ये इस पूरे आइडिया का एक छोटा लेकिन बहुत साफ डेमो है। वाह! तो ये सिर्फ कोड लिखने का एक तरीका नहीं है, ये असल में सॉफ्टवेयर के काम करने के तरीके को बिल्कुल नए सिरे से सोचने जैसा है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा उससे मुख्य बातें क्या हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म अलग अलग है। कॉन्करेंसी डिजाइन के बारे में है, कई कामों को मैनेज करने के बारे में। पैरेललिज्म असल में एक ही समय में कई काम करने के बारे में है। और दूसरा कि गो भाषा कॉन्करेंसी को अपनी सबसे बड़ी खासियत बनाती है। गो रूटीन्स और चैनल्स के जरिए ये भाषा में ही बना हुआ है, जो इसे बहुत शक्तिशाली एप्लीकेशन बनाने के लिए एक बेहतरीन टूल बनाता है। इस वेब सर्वर से लेकर मुश्किल डेटा पाइपलाइन और पर्सनलाइज सिफारिश सिस्टम तक हर चीज की बुनियाद है। ये वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल डेवलपर्स आज के सॉफ्टवेयर को तेज, रिस्पॉन्सिव और कुशल बनाने के लिए करते हैं। ये वास्तव में शक्तिशाली विचार है। आज की चर्चा बहुत मजेदार रही। और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। आज हमने कई कामों को आजाद रूप से चलाने के बारे में बात की, लेकिन असली दुनिया के एप्लीकेशंस में ये हिस्से अक्सर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक हिस्से में बदलाव दूसरे को कैसे प्रभावित करता है? जब सिस्टम बड़ा और जटिल हो जाता है तो आप इन निर्भरताओं का प्रबंधन कैसे करते हैं?
ये एक पूरी तरह से अलग लेकिन उतना ही आकर्षक विषय है जो सॉफ्टवेयर डिजाइन के दिल में समाया हुआ है।